फातिमा दी को देखूंगा और इस तरह देखूंगा, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए कुछ देर तक पटना मार्केट को स्वप्न लोक समझकर खोया खोया सा खड़ा था। जूते की दुकान पर बुर्के में सिर से पैर तक ढकी दो महिलाएं, साथ में 9-10 साल की गुड़िया सी लड़की ने दोबारा पूछा, मौसी पूछ रही हैं कि पटना कब आए आप? दुकानदार ने रेज़गारी गिनते हुए कहा, यह आप ही से पूछ रही हैं। लड़की हंस पड़ी। बुर्के के अंदर भी हंसी खनकी, परिचित हंसी। लड़की हंसी अपनी मौसी की किसी बात पर, बोली, मेरी मौसी आपकी फातिमा दी है। अब कत्थई रंग के बुर्के के अंदर से फातिमा दी की चिर परिचित बोली स्पष्ट सुनाई पड़ी, सुना दिल्ली या बम्बई में रहते हो? मैं पिछले 10 सालों से पटना में हूँ। अजब बात, पटना में हो और कभी देखा भी नहीं। और आप? इतनी देर के बाद मेरा होश लौटा, मानो मेरी बातों को बीच में ही काटकर बुर्का पोश फातिमा दी बोली, मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, शादी वादी की कि नहीं? मुझे शक पकाया देखकर वह बोली, बाकरगंज गली में दानिश मंजिल देखा है ना, वहीं रहती हूँ। बहू को लेकर किसी दिन आओगे? कल ही आओ ना, सुबह 8 बजे। लड़की बोली, कल सुबह 8 बजे तो हमीदा खाला के घर जाना है। ओह, परसों आओ। मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, प्रणाम, खुश रहो। फातिमा दी को कभी आदाब अर्ज नहीं कहा हमने। वह हमारे प्रणाम को कबूल करके हमेशा खुश रहो कहकर आशीर्वाद देती, किंतु फातिमा दी को इस तरह के सिर से पैर तक ढका हुआ मैंने कभी ना देखा था। उन दिनों भी नहीं जब परिचितों की निगाहों से बचकर रहती थी। रात भर नींद न आई। आँख मूंदते ही कत्थई रंग के बुर्के में ढकी हुई छाया आकर खड़ी हो जाती। एक जोड़ी जालीदार आँखें, लाख कोशिश करके भी बुर्के को हटाकर फातिमा दी का चेहरा न देख सकता और झुंझलाकर आँखें खोल लेता। अपने घरवाले की लंबी सांसों और छटपटाहट को देख सुनकर भी कोई गृहिणी सशंक हो सकती है, मगर कथाकार की पत्नी जानती है कि कहानी गढ़ते समय उसका घरवाला इसी तरह बेवजह बेकरार होकर लंबी लंबी सांसें लेता, करवटें बदलता है। अतः वह सुख से सोई रहती। उस रात जगी हुई थी। पूछा, तुमसे कभी फातिमा दी के बारे में कहा है मैंने? नहीं तो, कौन फातिमा दी? एक कहानी की फातिमा दी। बात को टालकर मैंने करवट ली। कहानी की फातिमा दी? अचरज हुआ कि फातिमा दी के बारे में अब तक अपनी पत्नी को कुछ ना तो मैंने कहा और ना ही कुछ सुनाया। नहीं, अचरज की कोई बात नहीं है। कट्टर सनातनी की बेटी और हिंदू सभाइस्ट भाई की बहन को जानबूझकर ही मैंने फातिमा दी की कोई बात नहीं बताई। डर था कि सुबह मुंह बितकाकर कुछ कह देगी, कहेगी एब्सर्ड नहीं, असाधारण। आज से 36 साल पहले भी लोगों ने कहा था एबनॉर्मल, अतपगली। मेरा सौभाग्य है कि मैंने इस असाधारण महिला को बहुत करीब से देखा है। याद आती है 1930 की उस सभा की। स्कूल के पिछवाड़े में भारी भीड़। ठाकुरवाड़ी के चबूतरे पर गांधी टोपी पहने कई लोग बैठे थे। एक 10-11 साल की लड़की लेक्चर दे रही थी। लड़की को पैजामा और कुर्ता पहने देखकर बहुत अचरज हुआ। सुना सोनपुर के मौलवी साहब की बेटी है। मौलवी साहब खिलाफत के समय से ही मोटियां पहनते हैं, चरखा काटते हैं, सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने, कंधे पर तिरंगा झंडा लेकर खड़ी लड़की। 1934 के प्रलयंकारी भूकंप के बाद दूसरी बार देखा था। 4 साल में काफ़ी बड़ी दिख रही थी। महात्मा गांधी भूकंप पीड़ित क्षेत्र में दौरे पर आए थे। मंच पर गांधी जी के पास खड़ी लड़की को पहचानने में कोई दिक्कत न हुई। प्रार्थना सभा में कुरान शरीफ की आयतों का सस्वर पाठ करती हुई मौलवी साहब की बेटी हाल ही में 2 साल की सज़ा काटकर जेल से निकली। कहते हैं गिरफ्तारी के समय पुलिस के डंडे से बुरी तरह घायल हो गई थी। 1937 में तीसरी बार निकट से देखने का पहला अवसर मिला। स्कूल के मैदान में जिला राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कांग्रेसी मिनिस्ट्री के दिन थे, इसलिए स्कूल के बालचर कांग्रेस सेवा दल के स्वयंसेवकों के साथ मिलकर मैं काम कर रहे थे। सेवा दल की GOC मौलवी साहब की बेटी को पहली बार फातिमा दी कहकर पुकारा था।
उस सभा में प्रोफेसर अजीमाबादी की तकरीर के समय मुस्लिम लीगियों ने गड़बड़ी मचाने की कोशिश की। फातिमा दी लपक कर मंच पर आ गईं और उनकी तेज़ आवाज़ पंडाल में गूंज उठी, गद्दारों शर्म करो। और 1943 में 5 महीने तक दिन रात उनके साथ रहना पड़ा। बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद और गोरखपुर की गलियों में आज़ाद दस्ता के क्रांतिकारी कार्यक्रमों को लेकर अलग जगाने वाली फातिमा दी की तस्वीरें आंखों के सामने आती जाती रहीं। एक एक कर गिरफ्तारी के समय पुलिस सार्जेंट की भद्दी गालियों के जवाब देते समय उनके चेहरे पर जो बिजली कौंधी थी। 1947 में हिंदू मुस्लिम दंगे के समय उपद्रवियों से जूझते समय उनके मुखमंडल पर जो आभा छाई रहती थी, सबको इस कत्थई रंग के बुर्के ने कैसे ढक दिया और क्या हुआ। मैं उनके चेहरे पर पड़े पर्दे की चित्थी उड़ा देना चाहता था। मैं फातिमा दी की सूरत देखना चाहता हूँ और वह चीखकर अपनी दोनों हथेलियों से अपना मुंह ढक लेती हैं। नहीं नहीं ओजू अजीत, मेरा चेहरा मत देखो। सपना टूटने के बाद बहुत देर तक मैं चुपचाप खड़ा रहा। ऑल इंडिया रेडियो पर सिग्नेचर ट्यून शुरू हुआ। हठात मन में एक ख्याल आया, आकाशवाणी से सिग्नेचर ट्यून को बदलने के लिए अभी तक कोई हंगामा क्यों नहीं हुआ। यह तो शुद्ध अजान का सुर है। वायलिन पर चढ़ती उतरती नमाज की पुकार। दानिश मंजिल की सीढ़ियों पर चढ़ते समय मुझे लगा इस पुरानी इमारत की हर ईंट मुझे ताज्जुब भरी नज़रों से देख रही है। किससे मिलना है? फातिमा दी से। किससे? फातिमा दी से। सवाल पूछने वाला अचरज से बुत बना खड़ा देखता रहा, फिर बुताता हुआ, फातिमा दी? गुड़िया जैसी खूबसूरत लड़की हंसती हुई आई, सलाम करती है और कहती है, मौसी पूछती हैं कि बहू को क्यों नहीं लाए। मैं समझ गया, फातिमा दी आज भी मेरे सामने नहीं आएंगी। आज भी इसी लड़की को बीच में रखकर हमसे बातें चलाएंगी। उधर कई कमरों के दरवाज़ों की ओर बंद थे। मध्यम आवाज़ में बजते हुए रेडियो अचानक चुप हो गए। हवा में फिसफिसाहट और सरगोशियाँ। सुना है अफसाने लिखते हो? चिक की आड़ में सवाल पूछा गया। फर्श पर बिछी फटी दरी की ओर देखते मैंने जवाब दिया, जी हाँ। झूठ बोलने की आदत को अब पेशा। खिलखिलाहट सुनकर दानिश मंजिल की कई खिड़कियां चरमराकर खुलीं। भुने हुए प्याज की गंध से कमरा भारी हो गया और उसी गंध से मेरे दिमाग में हाल की एक घटना याद आ गई। एनसीसी कैंप के बावर्ची खाने में जहर कातिल की शीशी के साथ पकड़े गए उस मुसलमान नौजवान का नाम क्या था? गुड़िया जैसी लड़की का नाम नगमा है और वह एक प्याली चाय ले आई। मैं झूठ बोलना चाहता था मगर बोल नहीं सका। चाय की प्याली हाथ में लेकर मैंने पूछा, तो फातिमा दी, आप इतने दिन से, मेरा मतलब आप न जाने कहाँ खो गईं? जवाब मिला, बहू को लेकर कब आ रहे हो? मैं आंखें मूंद कर चाय पी गया। मैं समझ गया फातिमा दी मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। मुझे अब थोड़ा संदेह भी होने लगा। यह खातून हमारी फातिमा दी नहीं है, कोई और है। मैं कुर्सी छोड़कर उठा। नगमा तश्तरी में पान ले आई। इस बार साफ साफ झूठ बोल गया, मैं पान नहीं खाता। चलते समय मैंने हिम्मत बांधकर कह दिया, माफ़ करें, मुझे लगता है आप हमारी वह फातिमा दी नहीं हैं। तुमने ठीक समझा है अजीज़। अजीज़? मैं फिर चौंका। याद आई, फातिमा दी मुझे अजीत नहीं अजीज़ कहा करती थी। मैं खामोश खड़ा रहा और चिलमन के उस पार फिर एक खुली खिलखिलाहट खनक उठी। दानिश मंजिल की सीढ़ियों से उतरते समय मुझे लगा इस पुरानी इमारत की हर ईंट मुझे नफ़रत भरी निगाह से देख रही है। मैं उस नौजवान का नाम याद करने की कोशिश करने लगा जिसने 1000 कैडेट के भोजन में जहर मिला दिया था। अमजदिया होटल के सामने दीवार पर एक उर्दू पोस्टर चिपकाया जा रहा था। मोटे हरूफों में लिखा हुआ था, नेशनलिस्ट मुस्लिम कन्वर्सेशन मुर्दाबाद, गद्दारों से होशियार। उस नफ़रत आमेज पोस्टर को पढ़कर एक मौलाना तैश में बड़बड़ाने लगा, इन नादाफ के बच्चों ने रुई धुनना छोड़कर अब कौम को धुनना शुरू किया है। इन्हें सबक सिखाना होगा। नेशनलिस्ट के बच्चे। मुझे मितली आने लगी। रिक्शा पर बैठकर मैंने अपनी नाड़ी पर उंगली रखी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। पसीने से देह तरबतर हो गई। चाय के स्वाद में थोड़ी तुर्शी थी ना। दाहिनी ओर जनरल हॉस्पिटल है, बाईं ओर पुलिस चौकी। सोचने लगा पहले किधर जाना ठीक होगा, किंतु रिक्शे वाले ने पूछा तो जवाब दिया, राजेंद्र नगर ले चलो।
एक कहानी गोष्ठी में नई कहानी, कहानी, आज की कहानी, आने जाने वाले कल की कहानी पर लगातार 4 घंटों तक चुपचाप वाद विवाद सुनने के बाद सीधे घर लौटने की हिम्मत ना हुई। ऐसी हालत में मैं गंगा के किनारे अथवा किसी बार में बैठकर ही अपने को ढूंढना चाहता था। लेकिन रिक्शे वाले ने पूछा तो जवाब दिया, राजेंद्र नगर चलो। गोल मार्केट के पास पहुंचकर हमेशा की तरह हम अपने फ्लैट की और कमरे को दूर से ही देखा। अपने कमरे में रोशनी देखकर माथा ठनका, अब कहाँ जाएंगे। दिल को कड़ा किया, कोई भी हो माफ़ी मांग लूँगा, कोई बहाना बनाकर विदा कर दूँगा। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते मैंने सारी दुनिया की परेशानी ओढ़ ली। दुनिया से बेजार एक आदमी का मुखौटा चेहरे पर लगाकर दरवाज़ा खटखटाया, किंतु दरवाज़ा खुला तो देखा पत्नी के मुखमंडल पर खुशी की लाली बिखरी हुई है। मेरी लटकी हुई सूरत पर उसकी नज़र ही नहीं पड़ी। हुलसती हुई बोली, कहो तो कौन आए हैं। मुझे अवाक होने का मौका ही नहीं मिला। हंसती मुस्कुराती नगमा ने आकर सलाम किया। पत्नी बोली, ओहो 3 घंटे से हम हंस रहे हैं, तुम कहाँ थे, और तुम भी खूब हो, कभी बताया ही नहीं। क्या नहीं बताया, मैंने पूछा। यही कि तुम हिंदू नहीं मुसलमान हो। मेरे कमरे से आवाज़ आई। देखा फातिमा दी सारे फ्लैट को रोशन करके बैठी हैं। बुर्का फर्श पर पड़ा हुआ है, बुर्का नहीं चिट्ठी और चिथड़े। यह कैसे हुआ, किसने। पत्नी बोली, और कौन, तुम्हारी दुलारी बेटी नौमी। जब तक बुर्का नहीं उतारा भौंकती रही, और जब बुर्का उतार कर रखा तो दांत से नोच नोच कर छुट्टी कर दिया। वह है कहाँ। देखा फातिमा दी की गोद में आंचल के नीचे दुबक कर बैठी है। शैतान, अपराध करने के बाद वह इसी तरह मुंह बनाकर बैठती है, गोदी से उतरती ही नहीं, गुर्राती है। नगमा बोली, 19-20 साल के बाद फातिमा दी जैसी की तैसी हैं, सिर्फ आंखों के पास नई नई रेखाएं उभर आई हैं। पत्नी की हंसी छलक रही थी। रह रहकर किस्सा सुनाने लगी। नौमी को बांधकर मैंने दरवाज़ा खोला। इन्होंने पूछा, अजीज़ है घर पे। मैं बोली, कौन अजीज़। अजीज़ नहीं, अजीत। तो बोली, अरे हाँ हाँ सुना है। उसने अपने नाम का एक हरूफ बदलकर अपने को हिंदू बना लिया है और एक बेचारी हिंदू लड़की से शादी कर ली है। मैं तो अवाक। अच्छा तो भाभी जान अब तक मुगालते में हैं, क्यों अजीज़। इसी तरह किसी का धर्म बिगाड़ना कुफ्र नहीं होता तो और क्या। लेकिन मान गई तुमको हो उस्ताद। बुत परस्त बनने के बाद अपना देवता भी चुना तो ऐसे दाढ़ी वाले को, जिसने कलमा पढ़कर। उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस देव की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए हम सभी ठठाकर हंस पड़े। हंसी की हिलौने थमी तो मैंने पूछ लिया, अच्छा अब बताइए आप कहाँ थी, कहाँ है। कब्र में थी, कब्र में हूँ। पत्नी रसोई घर में चली गई। मुझे लगा अभी यह सवाल पूछना उचित नहीं हुआ। फातिमा दी ने पूछा, तुमने क्या क्या सोचा था। पाकिस्तान चली गई है ना। आपने पॉलिटिक्स क्यों छोड़ दी। यह मुझसे क्यों पूछते हो। अपने उन नवाबजादों से कभी क्यों नहीं पूछा जो रातों रात देशभक्त बनकर कांग्रेस के खेमे में दाखिल हो गए, बगल में छुरी दबाकर। अपने नेताओं से क्यों नहीं जवाब तलब करते। कल तक गांधी जवाहरलाल पटेल को सरेआम गालियां देने वाले, कौमी झंडे को जलाने वाले फिरका परस्त लीगियों की इज्जत अफजाई की गई और मुल्क के लिए मरने मिटने वालों को दूध की मक्खियों की तरह निकाल फेंका। तुम खुद अपने से यह सवाल क्यों नहीं पूछते। फातिमा दी का चेहरा लाल हो गया। मुझे खुशी हुई। मैंने टोका, लेकिन उसका आपका इस तरह खामोश हो जाना खामोश लगा। सिंघनी तड़प उठी। इन जालिमों ने मुझ पर क्या क्या कहर डाले ये तुम्हें क्या मालूम। और हमने किस किस दरवाजे की कुंडी न खटखटाई, मगर दिल्ली से पटना तक खुदा बंदों ने मुझे अक्ल की दवा करने की सलाह दी, शादी करके बच्चे पैदा करने की नसीहत दी, और आखिर में धमकियां। ओह अजीज़। फातिमा दी का गला भर आया। पत्नी न जाने कब आकर खड़ी हो गई। बोली, तुम भी अजब आदमी हो। नौमी जो अब भी दुबक कर बैठी हुई थी, फातिमा दी के चेहरे को सूंघ सूंघ कर कुई कुई करने लगी।
अब भी लोगों को होश न हुआ। इन्हें सिर्फ अपनी गद्दी की फिक्र है, देश जहन्नुम में जाए इन्हें क्या। फातिमा दी की बोली में गहरी पीड़ा उभर आई थी। तुम अफसाने लिखते हो ना? याद है आज़ादी के पहले जिन तरक्की पसंद अदीबों की नज़में और अफसानों में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बातें, मानवता की दुहाई और न जाने क्या क्या ठुसी रहती थी। आज़ादी के बाद अचानक उनकी बोलतियाँ ही बदल गईं। आवाम की कस्में खाने वाले टुकुर टुकुर देखते रहे और फिरका परस्त अजहों ने पूरी कौम को लील लिया। पत्नी ने टोका, फातिमा दी खाना ठंडा हो जाएगा। टाउन हॉल के नेशनलिस्ट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तैयारी धूमधाम से हो रही थी। देश के कोने कोने से प्रतिनिधियों के आने की खबरें छप रही थीं और इन्हीं खबरों के साथ मोटी सुर्खियों में एक कॉन्फ्रेंस की मुखालिफत के समाचार भी छपते। रोज़ दोनों ओर से सैकड़ों नामों के नाम बयान शाया होते। विरोधियों का कहना कि कोई गैर नेशनलिस्ट नहीं, सभी मुसलमान नेशनलिस्ट हैं, और अपने को नेशनलिस्ट कहने पर खुलेआम कहते हैं कि पुराने मुस्लिम लीगियों के दिल दिमाग में फ़िरका पस्ती का जहर है। उन पर यकीन नहीं किया जा सकता। बहुत दिनों तक किसी राजनैतिक जलसे में शरीक नहीं हुआ था, किंतु इस बार अपना कर्तव्य समझकर उस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए पहुंचा। किंतु वहां का दृश्य देखकर फुटपाथ पर ही ठिठक कर खड़े हो जाना पड़ा। टाउन हॉल के सामने सड़क के दोनों ओर हजारों लोग खड़े नारे लगा रहे थे। गालियां, नारे और रह रहकर रोड़े और पत्थरों की बौछार। पुलिस के सिपाही चुपचाप कतार बांधकर खड़े थे, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की रहनुमाई कुलीन मुस्लिम नेताओं के साहबजादे और बड़े अफसरों के लड़के कर रहे थे। मुझे लगा हम सन 1947 साल में लौट आए हैं। हवा में फिर वही जुनून, वही नारे, वही नज़ारे, वही चेहरे। लेना लेना जा रहा है काफिर का बच्चा, तड़ाक तड़ाक। यह है हरामखोर, मारो साले को, सुअर की औलाद, तड़ाक तड़ाक। अब वे डेलीगेट की ओर पकड़कर घसीटने लगे। उत्तेजना की लहरें और तेज होती चली गईं। नारे, गालियों और रोड़ों की वर्षा जोर शोर से होने लगी। महात्मा गांधी की जय, एक महीन किंतु तेज आवाज। हठात सब कुछ रुक गया। लोगों ने देखा अंजुमन इस्लामिया हाल के प्रवेश द्वार पर अब्दुल बारी दरवाज़ा के सामने एक औरत खड़ी नारे लगा रही थी, फातिमा दी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। देखा फातिमा दी ही है। कौन है यह औरत? कोई हिंदू? अरे नहीं, पहचानते नहीं, यह वही कुतिया है। फातिमा साली फिर कहाँ से आ गई? कुत्ती। पागलों का एक जत्था नाश्ता अश्लील गालियां देता हुआ फातिमा दी की ओर झपटा। फातिमा दी मुस्कुराई, खड़ी रहीं। देखते देखते दरिंदों ने उनका ज़मीन पर पटक दिया और बाल पकड़कर घसीटना शुरू किया। दोनों ओर खड़ी भीड़ ने तालियां बजाईं, शाबाश। जब तक पुलिस के सिपाहियों की टुकड़ी पहुंची, उन्होंने फातिमा दी के सभी कपड़े उतार दिए। मैं इससे आगे कुछ न देख सका। कई दिन बाद बहुत हिम्मत बांधकर हम दोनों अस्पताल में फातिमा दी को देखने पहुंचे। कैबिन के दरवाजे के पास ही नगमा खड़ी मिली। हमें देखते ही बिलक बिलक कर रोने लगी। जानवरों ने फातिमा दी के चेहरे पर एसिड की शीशी उड़ेल दी थी। चेहरा झुलसकर काला हो गया था। एक आंख खराब हो गई थी, हाथ की हड्डी टूट गई थी। आहट पाकर उनके ओंठ थरथराए, शायद मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। फिर धीमे स्वर में बोली, दूर पगला, यहाँ रोने आया है? जलवा देख। भाभी, कल सूजी का पायस क्या कहते हैं उसको, परमानन बना कर ले आना, और नौमी को भी साथ ले आना। फातिमा दी को कभी इस तरह देखूंगा, इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी सन 1966 में फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई थी। ये कहानी कहीं ना कहीं आज के समय में भी प्रासंगिक है, क्योंकि जो आज दौर चल रहा है उसमें जो कौमी एकता है कहीं ना कहीं खो गई है। अगर आपके इस कहानी के विषय में कोई भी विचार है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। प्लीज़ अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप मेरे के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।